हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस कहानी की शुरुआत में ही हमें हमारे हीरो ग्यू हाओ को दिखाया जाता है, जो कि गाड़ी से कहीं जा रहा था और फोन पर अपने मैनेजर से बात कर रहा था कि तभी एक लड़की के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी सी हीरोइन चिन है। जैसे ही उसने बाहर निकल कर देखा तभी उसको कुछ याद आया, क्योंकि उसको ये लड़की कहीं देखी हुई लग रही थी। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब चिन ने अचानक ही ग्यू हाओ को किस कर लिया था। एक्चुअली उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे और वो उनसे बच रही थी। जब वो लोग वहाँ से चले गए तब ये ग्यू हाओ की पॉकेट में कुछ पैसे डालकर वहाँ से चली जाती है। इवन वो तो इतनी जल्दी में थी कि उसने ग्यू हाओ की शक्ल देखी ही नहीं। फिर बैक टू द प्रेजेंट आ जाते हैं, जहाँ पर ग्यू हाओ उसको अपनी गाड़ी में ले जाता है, क्योंकि उसको इसके घर का तो कुछ अता पता ही नहीं था। फिर इसके बाद जैसे ही मॉर्निंग में चिन की आँख खुलती है तब तो वो अपने आप को एक बहुत बड़े आलीशान से घर में पाती है। उसको तो फिलहाल ये पता ही नहीं लग रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आई। तभी वहाँ पर वो ग्यू हाओ का फोटो भी देख लेती है और जैसे ही वो उठकर बाहर निकलने लगी तब उसकी नजर हाओ पर पड़ गई। एक्चुअली हाओ फिलहाल शावर ले रहा था और बस उसको देखते ही चिन तो खुद को इमेजिन ही करने लग जाती है कि जैसे ग्यू हाओ उसके बहुत ज्यादा करीब आ रहा है और उसके साथ रोमांटिक होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो रूम से जाने लगी कि तभी ग्यू हाओ भी बाहर निकल आया और वो बेचारा तो उसके बिल्कुल भी करीब नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको थप्पड़ मारने लग जाती है और कहती है कि मेरे करीब बिल्कुल मत आना। अब जैसे ही वो उसको थप्पड़ मारने वाली थी कि तभी हाओ ने इसका हाथ पकड़ लिया और बस फिर क्या था, फिर तो ये और ज्यादा घबरा गई और इसी घबराहट में वो बहुत हाथ पैर मारने लगी, जिस चक्कर में ग्यू हाओ का टॉवल ही निकल गया। और बस फिर क्या था, फिर तो ये बहुत जोर जोर से चिल्लाती हुई अपना सामान उठाकर वहाँ से भाग जाती है। यही रास्ते में इसकी मुलाकात अपने फ्रेंड्स जिया और जुहान से हो जाती है। एक्चुअली ग्यू हाओ ने तो रात को इन दोनों को कॉल कर दिया था और बोल दिया था कि तुम्हारी फ्रेंड्स मेरे घर पर है, इसीलिए इसको यहाँ से आकर ले जाओ। अब ये तीनों फ्रेंड्स यहाँ से अपने घर पर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ग्यू हाओ को उसके पेट के साथ दिखाया जाता है, जो कि एक शॉप पर गया था। एक्चुअली उसे अपने पेट का कोई ट्रीटमेंट करवाना था और जब वो वहाँ पर जाता है तो ये शॉप किसी और की नहीं बल्कि हमारी हीरोइन की होती है। एक्चुअली वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस शॉप को चला रही थी। वहाँ शॉप पर जैसे ही ये बात कर रहा था कि तभी इसका पेट गुम हो गया, इसीलिए वो उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन उसका पेट तो चिन के साथ खेल रहा था और बस फिर क्या था, वो चिन के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और उसको कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं जानना कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। बट इस बेचारी को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं जानना था। वो ये कहकर वहाँ से जाना चाहती थी कि तभी वो दोनों ही किसी चीज में उलझ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। और यहाँ पर तो उन दोनों की एक्सीडेंटल किस भी हो गई थी और इनका ये मूवमेंट तो उसकी फ्रेंड ने भी देख लिया था। बट चिन क्या करती, वो तो गुस्से में वहाँ से निकल ही गई और पीछे से हमारा हीरो तो बस स्माइल कर रहा था उसकी ये सारी हरकतें देखने के बाद। अब नेक्स्ट सीन में हमें तो ग्यू हाओ को उसके पेट के साथ उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। यहाँ पर आते ही उसके सारे एम्प्लॉयज ने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया और यहाँ पर उसके मैनेजर की भी एंट्री हो गई, जो कि उसके सामने बहुत सारे प्रपोजल रख रहा था, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई तो उसको चूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स थे जहाँ उसको किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी थी। और जैसे ही उसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखे तब तो उसमें चिन की कंपनी का भी एक पेपर पड़ा हुआ था और बस फिर क्या था, फिर तो वो उसी की कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसाइड कर लेता है। एक्चुअली पता नहीं क्यों हमारे हीरो को क्या हो गया था, बस वो तो अब चिन के करीब ही रहना चाहता था। ये देखकर बेचारा मैनेजर तो एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि ये तो इतनी छोटी सी कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारी हीरोइन और उसके दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे और कह रहे थे कि आज हमारा नया इन्वेस्टर आने वाला है, ये मीटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहनकर वहाँ पर खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही ग्यू हाओ की एंट्री होती है तब तो बेचारी चिन का तो मुंह ही उतर गया और वो सोचने लगी कि काश ये मेरा इन्वेस्टर ना होता। अब इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इनके सामने रखने लगता है। बट चिन ने तो यहाँ पर साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। वो उससे एक बार फिर सोचने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी हमारी हीरोइन तो बिल्कुल मान ही नहीं रही थी और उसको एकदम से इनकार ही कर देती है। अब इस बात पर ग्यू हाओ को एकदम से गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद चिन और उसके फ्रेंड दोनों बातें कर रहे थे, जहाँ पर जिया उसको कहती है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हमें इतना बड़ा इन्वेस्टर मिल रहा था, आखिर तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या है। इस बात को लेकर चिन भी थोड़ी शर्मिंदा होने लगी और कहने लगी कि अब तुम्हें बताओ कि मैं ग्यू हाओ को जाकर कैसे मनाऊं। अब इसकी फ्रेंड के पास तो काफी सारे आइडियाज थे और वो एकदम से इसको कुछ आइडिया बता दी है, जिसमें से चिन तो एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। अब बेचारा ग्यू हाओ तो उसको पहले से ही पसंद करता था और इसको इस ड्रेस में देखकर वो तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है। उसकी हार्ट बीट तो एकदम से तेज हो गई थी।
अब जिन उसको अपना प्रपोजल बताने लगती है और साथ में उसका ख्याल भी रखने लगी थी, यहाँ तक कि उसको पानी तक दे रही थी। अब जिन का इस तरह का बिहेवियर तो हमारे हीरो से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और बस उसकी ड्रेस पर पानी गिर जाता है। अब जैसे ही जिन टिश्यू लेने के लिए जाने वाली थी कि तभी उसका पैर स्लिप हो गया और वो दोबारा से ग्यू हाओ के ऊपर ही गिर जाती है। अब यहाँ इन दोनों के बीच तो थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन फिर भी जिन तो बस अपने प्रपोजल के बारे में बात किए जा रही थी और पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें मेरा प्रपोजल कैसा लगा। अब वो एक बार फिर से नीचे गिर जाते हैं और इनकी तो दोबारा से किस हो गई और ये सब वहाँ कंपनी में आई हुई एक लड़की ने भी देख लिया और उसको देखते ही ये दोनों एकदम से उठ खड़े हो जाते हैं। अब यही लड़की तो उनकी लव राइवल बनने वाली थी और आते ही वो तो उसको कहना ही शुरू कर देती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ग्यू हाओ को सेड्यूस करने आई थी। तभी हमें फ्लैशबैक एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की अपने डैड से फोन पर बात कर रही थी। उसके डैड ने बताया कि हमारी कंपनी अब डूबने वाली है, ज्यादा अच्छा होगा कि तुम ग्यू हाओ के पास जाओ और उसको मनाओ और उसको कहो कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ले। अब ये लड़की भी यही चाहती थी कि किसी तरह से वो ग्यू हाओ को भी पटा ले, इस तरह उसको और उसकी कंपनी दोनों को ही फायदा हो जाएगा। आखिर वो इतना ज्यादा रिच जो है। लेकिन यहाँ पर आते ही उसने ग्यू हाओ और जिन को इस तरह की सिचुएशन में देख लिया। अब इन दोनों को इस तरह की सिचुएशन में देखकर उसको तो बहुत ज्यादा बुरा ही लग जाता है और उसने तो जिन को बहुत सारी बातें भी सुना दी थी कि तुम किस तरह की लड़की हो, तुम्हारा कैरेक्टर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बस इतना कहती हुई वो यहाँ से निकल जाती है। उस लड़की ने जिन को इतनी बातें सुना दी थी कि अब जिन को भी गुस्सा आ गया और वो आगे प्रपोजल की कोई बात ही नहीं करती है और वहाँ से बहुत गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड जिया ने उसको बताया कि ग्यू हाओ हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गया है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि तुम्हें उसके पेट का ध्यान रखने के लिए उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहना होगा। अब इस बात को सुनकर हमारी हीरोइन तो एकदम से सरप्राइज हो गई कि तभी वहाँ पर मैनेजर की एंट्री हो जाती है, जो कि वो प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही लेकर उसके पास में आया था और कहने लगा कि तुम्हें इस पर साइन कर देने चाहिए, तभी हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन हमारी हीरोइन तो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ग्यू हाओ के घर पर जाए या फिर ना जाए। तभी उसका दोस्त जुहान उसके पास आता है और उसको आकर समझाता है कि देखो, अगर तुम इस बात में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं हर एक सिचुएशन में। और बस उसको समझाते हुए वो जैसे ही उसके सिर पर हाथ फेर रहा था कि तभी ग्यू हाओ ने ये सीन देख लिया और उसको देखते ही वो तो बहुत ज्यादा जेलस करने लग जाता है। अब फिलहाल तो वो जिन को कुछ भी नहीं कहता और सीधा अपने मैनेजर से जाकर बात करता है और उसको कहता है कि तुम इस लड़की से पूछ लो ये हमारी कंडीशन मानती है या फिर नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से अब चला जाऊंगा। जिन बेचारी भी क्या करती, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि उन्हें उसकी कंपनी के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टर तो जरूर चाहिए था, इसीलिए वो उसकी सारी कंडीशंस मान लेती है। अब नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन तो सीधा उसके घर पर पहुंच जाती है और उसके पेट के साथ इतनी ज्यादा दोस्ती भी कर लेती है कि उसका पेट भी उसको अजनबी नहीं मानता। और बस फिर क्या था, वो बस हमेशा उसके पेट के साथ ही रहती और ग्यू हाओ इस बात से जेलस होने लगा क्योंकि वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। अब एक दिन फाइनली ऐसा आ गया कि ग्यू हाओ से बिल्कुल राय नहीं गया, वो सीधा किचन में जाता है जहाँ पर खाना बना हुआ पड़ा था। वो कहता है कि मेरे लिए भी ऐसा ही खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है, आखिर मैं तुम्हारा बॉस जो हूँ। लेकिन इस बात को सुनकर तो हमारी हीरोइन बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहती है कि ये फूड तो मैंने डॉग के लिए बनाया है। और फिर क्या था, फिर तो ग्यू हाओ भी खुद को एम्बेरस फील करने लग जाता है कि क्या उसने डॉग का फूड खा लिया। अब नेक्स्ट सीन में जिन तो उसकी डॉगी को नहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो उछल कर वहाँ से भाग ही गया। अब जैसे ही चिन उसके पीछे भागती है कि तभी पानी पर उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो बेचारी नीचे गिर जाती है। ग्यू हाओ वहाँ पर पहुँच तो गया, लेकिन वो बेचारी तो टॉवल में लिपटी हुई खड़ी थी। एक्चुअली वो एक्स्ट्रा क्लोथ्स लेकर वहाँ पर नहीं आती थी। अब वो अपनी शर्ट उसको उड़ाता है और साथ में उसको बेड पर भी लेटा देता है और उसको कहता है कि अगर तुम्हें मेरे कपड़े चाहिए तो तुम आराम से पहन सकती हो, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। नेक्स्ट फिर जैसे ही ग्यू हाओ चिन के रूम के बाहर से गुजर रहा था कि तभी वो उसको उसके दोस्तों से बात करते हुए सुन लेता है। एक्चुअली चिन आज तो किसी पार्टी में जाने वाली थी और उसके दोस्तों ने उसको बुलाया था। इसके बाद चिन तो ग्यू हाओ के कपड़े पहनकर ही सीधा पार्टी में चली जाती है और यहाँ पर जुहान ने ये नोटिस कर लिया था कि ये इसके कपड़े तो नहीं हैं। अब वो लोग पार्टी करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और यहाँ पर चिन ने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लिया था और जुहान को ही उसको संभालना पड़ा। अब जैसे ही जुहान उसको घर पर लेकर जाने वाला था कि तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री भी हो जाती है और वो उसको कहता है कि तुम्हें इसका ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से लेकर जाऊंगा। अब जुहान उसको मना भी करता है कि नहीं, मैं इसका फ्रेंड हूँ, मैं इसको इसके घर पर छोड़ कर आऊंगा। बट ग्यू हाओ तो अब बिल्कुल भी नहीं मानता और कहता है कि मैं इसका बॉस हूँ, इसीलिए तुम्हें अब ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ।
अब ये सब देखकर पीछे से जूहान बहुत ज्यादा जेलस होता है और काफी ज्यादा दुखी भी लग रहा था, जिससे हमें पता लगता है कि हो ना हो जूहान भी हमारी हीरोइन को पसंद करता है और बस बेचारा आज तक कह ही नहीं पाया कि कहीं उनकी दोस्ती ना खराब हो जाए। वहीं दूसरी तरफ चिन और ग्यूहाओ तो घर पर पहुंच गए थे और घर पर पहुंचते ही चिन ने तो बहुत उधम मचाना शुरू कर दिया। वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी और वॉमिट भी किए जा रही थी, लेकिन फिर भी ग्यूहाओ उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, उसको ले जाकर बेड पर लेटाता है। लेकिन यहाँ पर बार बार वो अपनी मॉम का नाम ले जा रही थी और बस यही सोच रही थी कि फिलहाल उसकी मॉम ही उसके पास है। अब इसी तरह से चिन ने तो उसको अपने करीब ही रोक लिया था और वो भी वहीं पर रह जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही चिन की आँख खुलती है वो तो एकदम से घबरा गई, लेकिन फिर जब उसने ग्यूहाओ की तरफ देखा तब तो वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और जैसे ही वो उसके करीब जाने वाली थी कि तभी ग्यूहाओ की आँख खुल जाती है और वो चिन को अपने और ज्यादा करीब कर लेता है। फिर चिन को तो एकदम से गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब ग्यूहाओ नींद से जाग जाता है और उसको कहने लगता है कि अब घबराने की क्या जरूरत है, रात में वैसे भी तुमने ही तो मुझे अपने इतना ज्यादा करीब किया था। अब पहले तो वो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, लेकिन फिर उसने फाइनली सच बता दिया था कि रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए तुम्हारी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई। तो फिर मैंने तुम्हें अपने ही बेड पर लेटा दिया और उसके बाद क्या था, फिर तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। फिर मैं भी क्या करता, मैं तुम्हारे पास ही लेट गया। वैसे भी हम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को हक किया था, उसके अलावा हमारे बीच और कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ग्यूहाओ उसके सामने ही शर्ट चेंज करने लगा, लेकिन चिन तो बेचारी वहाँ से शर्मा कर ही चली गई और बस उसके जाने के बाद हमारा हीरो भी स्माइल कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही ग्यूहाओ अपनी कंपनी में एंट्री लेता है तब तो वो खुद में ही स्माइल किया जा रहा था और बस फिर क्या था, वहाँ के एम्प्लॉयज को तो बातें बनाने को मिल गई और वो कहने लगे कि हो ना हो हमारे बॉस को किसी लड़के से प्यार हो गया है, क्योंकि पहले तो हमने इनको इस तरह हंसते नहीं देखा। अब ग्यूहाओ अपने मैनेजर को बुलाता है और उसको कहता है कि तुम बहुत सारी कंपनीज को कॉल करो और उनको कहो कि वो चिन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, भले ही उसकी कंपनी छोटी है लेकिन उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। फिर क्या था, फिर तो मैनेजर सारी कंपनीज को कॉल कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी कोई भी चिन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। अब रात के टाइम ग्यूहाओ जैसे ही घर पर वापस आता है तब वो चिन के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आया था, लेकिन फिलहाल तो वो वहाँ पर नहीं थी और उसके लिए कुछ फ्रूट्स काट कर गई थी। वो उनको बड़े प्यार से खाता है। अब वो फ्रूट्स खाते हुए उसी लाए हुए गिफ्ट को देखने लगता है कि तब भी डोरबेल बजती है। वो तो बड़ा खुश हो जाता है कि शायद चिन आ गई होगी, लेकिन वहाँ पर उसकी जगह रिम खड़ी हुई थी। वो आते ही उसको हक कर लेती है, लेकिन ग्यूहाओ ने तो उसको पीछे ही हटा दिया। बट रिम भी कहाँ मानने वाली थी, वो सीधा उसके घर के अंदर घुस जाती है और वो गिफ्ट उठा लेती है, लेकिन ग्यूहाओ ने वो गिफ्ट उससे छीन लिया और कहने लगा कि ये तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब वो टू द पॉइंट बात करने लगती है कि देखो हमारी कंपनी डूबने वाली है, इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्या तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। और इसके साथ साथ उसके इरादे तो यहाँ पर कुछ और भी लग रहे थे कि जैसे वो ग्यूहाओ को अपना बॉयफ्रेंड ही बनाना चाहती हो, क्योंकि इससे तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। लेकिन ये तो उसको साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसको उसके इरादों का पता जो लग चुका था और वो जानता था कि जितनी भोली भाली शक्ल से दिखती है उतनी असल में नहीं है। अब जैसा कि ग्यूहाओ ने उसको प्रोजेक्ट को लेकर मना कर दिया, इसीलिए वो तो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। मतलब जरूर वो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर ही रही होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही ग्यूहाओ उठता है तब तो चिन वहाँ पर आई ही नहीं थी, इसीलिए वो अपने मैनेजर को कॉल करता है, जिसने बताया कि एक्चुअली चिन काफी ज्यादा बीमार थी, इसीलिए उसने लीव ले ली है। फिर क्या था, फिर तो वो घबराया हुआ सीधा चिन के घर पर पहुंच जाता है और उसके घर पे जाके उसको बेड पर आराम से बिठा देता है और कहता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा बीमार थी तो कम से कम मुझे तो बता सकती थी, मैं तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाता। ये सुनकर वो तो एकदम से सरप्राइज हो गई और कहने लगी कि आप मेरे बॉस हैं, इसीलिए प्लीज मेरी इतनी ज्यादा चिंता मत किया कीजिए। लेकिन वो कह देता है कि नहीं, मैं बॉस से बढ़ के भी तुम्हारे लिए और कुछ बनना चाहता हूँ। ये सुनकर हमारी हीरोइन तो एकदम से सरप्राइज हो जाती है और ग्यूहाओ ने भी अब तो उसको अपना लव कन्फेस करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और वो कह देता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब खैर हमारी हीरोइन भी उसको पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो हाँ कर देती है और ग्यूहाओ भी अब उसको कहता है कि अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखा करूंगा। और बस इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही चिन अपना फ्रिज खोलती है तब तो वहाँ पर काफी सारे हेल्दी स्नैक्स और फ्रूट्स रखे हुए। ये देखकर एकदम से सरप्राइज हो गई। एक्चुअली ग्यूहाओ उसके लिए सब रख कर गया था, क्योंकि वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो रोज ऐसा ही करने लगा और वो हेल्दी फूड खाकर हमारी हीरोइन भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब ठीक होने के बाद वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड यानी कि हमारे हीरो से मिलने के लिए चली जाती है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी और उसको पूछने लगी कि आखिर तुम्हें मुझसे लव कब हुआ, जब मैं वो सेक्सी ड्रेस पहनकर आपके पास आई थी। लेकिन उसने कहा कि नहीं,
ये काफी टाइम पहली बात है जब तुम मुझसे मिली थी और तुमने मुझे किस किया था। एक्चुअली तुम्हारे पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, शायद तुमने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने तो तुमसे तभी से लव करना शुरू कर दिया था। अब ये सब सुनकर वो तो एकदम से एम्बेरस फील करने लग जाती है, लेकिन ग्योहाओ ने उसको कह दिया कि अब इतना भी ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूछने लगती है कि अच्छा, तो क्या उसी किस की वजह से तुम मुझे लव करते हो? क्या सिर्फ वही लव मेरे लिए है? लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली जब से मैं तुम्हें धीरे धीरे जानने लगा हूँ और अब तो मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो गया है, क्योंकि तुम बहुत ही इनोसेंट, ब्यूटीफुल और बहुत क्यूट भी हो। और बस इतना कहने के बाद वो तो चिन को किस कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग रिम को देखते हैं, जो कि अब ऑफिस में ही पहुंच गई थी और यहाँ पर उसकी मुलाकात जूहान से हो गई। अब वो यहाँ पर किस इरादे से आई है ये तो हमें थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ग्यूहाओ और चिन दोनों ही बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी उनकी डोरबेल बजती है और जैसे ही चिन ने जाकर देखा तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड जिया खड़ी हुई थी। वो अंदर आती है और उसको कहती है कि ये जो ग्यूहाओ है ना, ये तुम्हें चीट कर रहा है, इसकी पहले से ये गर्लफ्रेंड है। अब उन दोनों की ये सारी बातें ग्यूहाओ भी सुन लेता है और बस यही सोचे जा रहा था कि ये लड़की क्या बकवास कर रही है। तभी वहाँ पर जूहान भी आ गया और उसने तो आते ही ग्यूहाओ की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और बस गुस्से में आकर उसको कहने लगता है कि जब तुम्हारी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड थी तब तुम्हें चिन को फंसाने की क्या जरूरत थी। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिम जूहान के साथ बैठी हुई थी और उसको यही कह रही थी कि तुम्हें पता है कि ग्यूहाओ मेरा बॉयफ्रेंड है। एक्चुअली वो जानती थी कि जूहान चिन का बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वो ये सब सुनकर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। आगे उसने बताया कि एक्चुअली मेरे और ग्यूहाओ के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया था, इसीलिए गुस्से में आकर ग्यूहाओ ने तो चिन को ही फंसा लिया। अब इन बातों को सुनकर बेचारा जूहान करता भी क्या, वो उसकी बातों पर एकदम से यकीन कर लेता है और गुस्से में आकर ग्यूहाओ के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को किसी भी हाल में धोखा मिले। वहीं दूसरी तरफ रिम, वो तो इन सब के बीच में आग लगाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जा रही थी। अब बैक टू द प्रेजेंट आ जाते हैं, जहाँ पर ग्यूहाओ उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन जूहान इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो उसकी कोई बात ही नहीं सुनता है। अब इन दोनों के बीच तो इतना ज्यादा झगड़ा हो गया कि बेचारी चिन को इन दोनों को घर से बाहर ही निकालना पड़ा। लेकिन निकालने के बाद वो तो मन ही मन में यही सोचे जा रही थी कि क्या ग्यूहाओ सच में ही रिम से प्यार करता है या फिर मुझसे करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो भी काफी ज्यादा परेशान हुआ जा रहा था और बस यही सोच रहा था कि क्या मुझे उसे जाकर मनाना चाहिए। अब वो इस बारे में सोचता ही है कि तभी वहाँ पर रिम की एंट्री हो जाती है और वो आते ही ग्यूहाओ को हक कर लेती है। अब वो रिम को अपने से दूर करता है और उसको कहता है कि आखिर तुमने ऑफिस में जाकर जूहान से क्या कह दिया जो वो मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा था। सामने से रिम उसको कह देती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लव करती हूँ और प्लीज तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। और रही बात हम दोनों की, हम दोनों के एक हो जाने से हमारी फैमिलीज को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हमारा हीरो तो उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और बस उसको रिजेक्ट करता हुआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब वो घर पर पहुँच गया था चिन से मिलने के लिए। वो उसे बहुत कहता है कि प्लीज डोर ओपन कर दो, लेकिन चिन ने तो उसको देखने के बाद भी उसे इग्नोर कर दिया और न ही डोर ओपन किया। अब वो बेचारा थक हार कर वहाँ से चला तो गया था, लेकिन फिर भी उसने बाहर एक अपोलॉजी लेटर छोड़ दिया था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्यूहाओ चिन के ऑफिस में पहुंच जाता है ताकि वो उसको मना सके और उसको सॉरी बोल सके। वो डॉगी के थ्रू उसको मैसेज भी भेजता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, और साथ में उसने ये भी कहा कि रिम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तुमसे बस वैसे ही झूठ बोल रही थी। इतना सब करने के बावजूद भी चिन तो उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। फिर ग्यूहाओ उसी के पास आ जाता है और उसको कहता है कि वो तो बस तुमसे झूठ बोल रही थी, मेरा वैसे भी उससे कोई नाता नहीं है और अगर तुम कहोगी तो आज के बाद से मैं उससे कोई भी मतलब नहीं रखूंगा। वो उसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच उनका डॉग इन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वो भी बस इन दोनों को मिलाना ही चाहता हो। वो कितना ज्यादा क्यूट जो लग रहा था। अब इन दोनों के बीच सुलह भी हो जाती है और जिया इन दोनों की वीडियो बनाने लगती है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई और नोटिफिकेशन देखकर वो तो एकदम से सरप्राइज हो गई और ग्यूहाओ को कहने लगी कि अच्छा तुम्हारे और रिम के बीच कुछ नहीं है, तो फिर ये पोस्ट कैसी है। एक्चुअली रिम ने ही वो पोस्ट डाली थी जिसमें उसने लिखा हुआ था कि बहुत जल्दी मेरी और ग्यूहाओ की एंगेजमेंट होने वाली है। इसको सुनकर तो बेचारा ग्यूहाओ भी एकदम से सरप्राइज हो गया कि क्या, ये तो मुझे भी नहीं पता है, वैसे भी मैंने तो ऐसा करने का कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब तो फिर चिन उसी सोशल मीडिया की अपडेट पर ही विश्वास करने लगी थी और बस उससे यही कह रही थी कि अच्छा तो तुम्हारी एंगेजमेंट रिम से होने वाली है, तो तुम फिर यहाँ पर मुझसे क्या लेने के लिए आए हो। अब वो तो उसकी सुनती ही नहीं, इसीलिए ग्यूहाओ सीधा ऑफिस में आ जाता है और अपने मैनेजर को ऑर्डर दे देता है कि ये जो सारी रूमर्स मेरे बारे में फैली हैं
अभी के अभी इनको खत्म करवाओ। अब जैसा ही ये ऑफिस जाकर अपने कैबिन में पहुंचता है तब वहाँ पर ग्यू हाओ की मॉम खड़ी हुई थी और वो भी उस पर गुस्सा किए जा रही थी कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है और तुम उससे एंगेजमेंट तक करने वाले हो। वो तो ग्यू हाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, लेकिन फिर वो उनको समझाता है कि आप जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात रिम की, ना तो मैं उससे कोई लव करता हूँ और ना ही उससे कोई एंगेजमेंट करने वाला हूँ, और अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ चिन होने वाली है और उसी से शादी करूंगा। लेकिन यहाँ पर मॉम तो अब रिम की साइड ही लेने लगी थी और कहने लगी कि वैसे इस चिन को तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये रिम काफी अच्छी लड़की है, इसको मैं जानती भी हूँ, इसका भी बिजनेस है और हमारा भी बिजनेस है। अगर हम दोनों फैमिलीज मिल जाती हैं तो हम दोनों का ही फायदा होगा। वो तो उसको रिम से ही शादी करने के लिए कहने लगी थी, लेकिन अब भी ग्यू हाओ बिल्कुल भी नहीं मानता और कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो चिन से करूंगा। अब इतनी ही देर में वहाँ पर रिम भी पहुँच जाती है और उसने इनकी ये सब बातें भी सुन ली थी। वो तो मौके का फायदा उठाती है और मॉम को कहने लगती है कि आंटी देखिए ना, हम दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट हुई थी और बस उसी की जिद में आकर ये तो उस चिन से शादी करने के लिए बोल रहा है। अब ग्यू हाओ भी अपनी मॉम को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ चिन से प्यार करता हूँ और इससे तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मैं इससे शादी करने वाला हूँ, और ये जो इसने सारी बातें बोली है वो सब कुछ झूठ है। लेकिन मॉम भी अब तो इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और बस वो तो अपने बेटे से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर तो मॉम चिन से मिलने के लिए उसी के ऑफिस में पहुंच गई थी और वहाँ पर जाती वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब वो उसको बताती है कि मैं ग्यू हाओ की मॉम हूँ और साथ में उससे ये भी कहने लगी थी कि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम गोल्ड डिगर हो और पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो, तुम मेरे बेटे से भी इसीलिए शादी कर रही हो। वैसे मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ कि तुम मेरे बेटे को छोड़कर चले जाओ। वो उसको बहुत सारी बातें भी सुना देती है और उसके गरीब होने पर भी उसको ताना देती है और साथ में उसके सामने एक ब्लैंक चेक भी रख दिया था और कहने लगी कि तुम जितने पैसे चाहो ले सकती हो, लेकिन प्लीज मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर चिन तो उस चेक को वापस कर देती है और कहती है कि आंटी देखिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं ग्यू हाओ से पैसे के लिए शादी नहीं करना चाहती, मैं उससे प्यार करती हूँ और वैसे भी अब तो रिम से उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, तो मैं तो अब इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। और वो चेक को वापस लौटा देती है। लेकिन मॉम भी यहाँ पर उसको इतना कह देती है कि आज के बाद तुम मुझे ग्यू हाओ के आगे पीछे घूमती नहीं दिखनी चाहिए। अब आंटी के जाने के बाद हमारी हीरोइन तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और बस यही सोचे जा रही थी कि क्या सच में ग्यू हाओ रिम से शादी करने वाला है। उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जिन और जिया दोनों बातें करते हुए जा रहे थे और इनकी एक गॉसिप जूहान सुन लेता है और उसको पता लग गया था कि आज ग्यू हाओ की मॉम यहाँ पर आई थी और वो जिन को इतना सारा सुनाकर चली गई हैं। बस फिर क्या था, जूहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो सीधा ग्यू हाओ को फोन मिला देता है और कहता है कि एक तो तुम्हारा चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है, ऊपर से तुम्हारी मॉम भी यहाँ आकर जिनको उल्टा सीधा बोलकर चली गई हैं। आखिर तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो। लेकिन ये सारी बातें तो ग्यू हाओ को भी शॉक कर देती हैं क्योंकि उसको तो इन सब का पता ही नहीं था और बस इनको सुनकर वो गुस्से में अपनी मॉम से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिम तो उसकी मॉम के साथ बैठी हुई थी और उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसको अब पक्का हो गया था कि अगर ग्यू हाओ की मॉम शादी के लिए मान गई तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ग्यू हाओ शादी के लिए मना कर दे। इसको तो पूरा ट्रस्ट हो चुका था। तभी यहाँ पर ग्यू हाओ बहुत गुस्से में आ जाता है और बस एकदम से रिम को यहाँ से जाने के लिए बोलने लगा था। लेकिन रिम तो अब यहाँ पर बस एक्टिंग किए जा रही थी और कह रही थी कि मॉम प्लीज इसे कहिए ना कि ये मुझसे अब तो अपनी नाराजगी दूर कर दे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और अब तो मॉम भी यहाँ पर रिम की ही साइड ले रही थी और उसको कह रही थी कि वैसे भी रिम में क्या ही खराबी है, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, मुझे तो वैसे भी ये लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। बट हमारा हीरो तो कहाँ ही मानने वाला था। आखिर वो हीरोइन से इतना ज्यादा प्यार जो करता था वो इससे शादी करने के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर मेरी शादी चिन के साथ ना हुई तो मैं किसी और के साथ भी नहीं करूंगा और प्लीज इस लड़की को जल्दी से जल्दी यहाँ से भेज दें, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब उसको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर रिम भी क्या करती, वो चुपचाप उतरा हुआ सा मुंह लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद ग्यू हाओ आराम से अपनी मॉम के पास बैठता है और उनसे पूछता है कि आखिर आप चिन के पास क्या करने के लिए गई थी और आपने उसको क्या क्या कह दिया, प्लीज मुझे सच सच बताइएगा। साथ में उसने ये भी कहा कि वैसे मुझे पता है कि आप उसको परेशान करने के लिए गई थी, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ और चिन से भी, और इसीलिए ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप दोबारा चिन के पास ना जाएं और ना ही उसे परेशान करें। और रही बात इस रिम की, ना तो मैं इससे पसंद करता हूँ ना मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे इस जन्म में तो शादी बिल्कुल नहीं करने वाला।
चाहे ये जो कुछ भी कर ले, अगर मेरी शादी चिन से ना हुई तो मैंने किसी और से भी नहीं करनी है, और अगर आपने मुझे ज्यादा प्रेशराइज किया तो मैं घर ही छोड़कर चला जाऊंगा। अब आप देख लीजिए आपका क्या फैसला होता है। और बस वो अपनी मम्मी को ये सारी बातें कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसकी ये बातें सुनकर मॉम थोड़ी परेशान तो हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ उनका मन भी कुछ पिघल गया था और वो सोचने लगी कि अगर मेरा बेटा ही मुझको छोड़कर चला गया तो आखिर मेरे पास रह ही क्या जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी उनका इकलौता बेटा था और इससे कनेक्शन तोड़ने के बारे में वो बिल्कुल भी सोच नहीं सकती थी। इसीलिए अब वो भी सारी बातें समझकर फौरन से मान जाती हैं कि जहाँ मेरे बेटे की खुशी होगी मैं भी वहीं पर खुश हूँ। अब तो ग्यू हाओ की बातों का असर उन पर इतना ज्यादा हो गया था कि वो सीधा रिम को कॉल मिला देती है और कहती है कि आइंदा से मेरे बेटे से मिलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना और ना ही कभी उसको परेशान करना, और वैसे भी वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता है, इसीलिए प्लीज आगे से कोई भी ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब ये सब सुनते ही रिम तो थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि अरे मॉम आप ये सब क्या कह रही हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना कहते ही मॉम तो कॉल कट कर देती है कि अब जो कह दिया वो कह दिया। अब फोन कट होने के बाद रिम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी ये प्लानिंग तो खराब ही होने वाली थी। दूसरी प्लानिंग करने के बारे में सोचने लगी। वो तो अब यही सोचने लगी थी कि अगर मेरी शादी ग्यू हाउ से नहीं होती है तो मैं चिन की भी होने नहीं दूंगी, लेकिन इससे पहले तो मुझे एक और काम निपटाना था। इसीलिए वो सीधा अपने बंदों को कॉल लगाती है और वो उनको ऑर्डर दे देती है कि जल्दी से चिन को किडनैप कर लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो तो सीधा चिन के पास पहुंच जाता है और उसको कहता है कि अब मेरी मॉम को तुमसे कोई भी एतराज नहीं है और ना ही हम दोनों की शादी से, इसीलिए हम बहुत जल्दी ही शादी कर लेंगे। अब उसकी ये बातें सुनकर तो हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक मॉम ही थी जो उसकी और ग्यू हाओ की शादी से इनकार कर रही थी और अब तो फाइनली वो भी मान गई। इसीलिए आज चिन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और अब इसको ये भी ट्रस्ट हो गया था कि ग्यू हाओ किसी और से नहीं बल्कि उसी से ही प्यार करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में बेचारे ग्यू हाओ का तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर चिन जबरदस्ती उसको भेज देती है और कहती है कि अगर तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो काम कैसे चलेगा, वहाँ तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब फाइनली जैसे ही जबरदस्ती उसने ग्यू हाओ को वहाँ से भेजा ही था कि तभी उसके दरवाजे पर कोई डोरबेल बजाता है। इस बेचारे ने सोचा कि शायद ग्यू हाओ मुड़कर वापस आ गया होगा, लेकिन ये जैसे ही दरवाजा खोलती है तब तो सामने रिम के भेजे हुए लोग खड़े हुए थे। वो चिन को उठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं और किसी अननोन जगह पर लाकर बैठा देते हैं। वो अभी सोच ही रही थी कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है कि तभी वहाँ पर रिम पहुँच गई और कहने लगी कि तुमने क्या समझा था कि तुम इतनी आसानी से ग्यू हाओ को पालोगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, और देख लेना कि मैं तुम्हारे सामने ही ग्यू हाओ से शादी करूंगी और तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगी, और वैसे भी तुम तो यहीं पर ही सड़ कर मर जाओगी, क्योंकि जिस जगह पर मैंने तुम्हें लाकर रखा हुआ है ना, इस जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना ही तुमको कोई यहाँ पर छुड़ाने के लिए आएगा। अब चिन तो बहुत ज्यादा छटपटाती है और कहती है कि देखो तुम ये सब कुछ जो कर रही हो ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर ग्यू हाओ को इस बारे में पता लग गया कि तुमने मुझे किडनैप किया है तब तो तुम्हारी कोई खैर नहीं है, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी इजीली तुमसे शादी कर लेगा? अगर मैं भी उसकी लाइफ में ना हो वो तो तब भी तुमसे शादी ना करता, वो तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लेकिन इसकी बातों का तो रिम पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उसको ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है कि तुम्हें जो समझना है समझती रहो और यहीं पर तड़पती रहो। यहीं पर चिन के सामने उसने एक लाइव कैमरा लगाया हुआ था ताकि वो हर टाइम चिन को देख सके कि वो क्या क्या कर रही है, और उसने यही वीडियो ग्यू हाओ को भी भेज दी। और बस इस वीडियो का पता लगते ही ग्यू हाओ तो एकदम से परेशान हो जाता है। भले ही उसको इस एड्रेस का नहीं पता होता कि उसने इसको कहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है, लेकिन फिर वो अपने मैनेजर के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करता है और कहता है कि जो भी रिम कह रही है बस वही करते जाओ, मैं अभी लौट कर वापिस आता हूँ। वो वहाँ से निकलता है कि तभी रिम की कॉल उसके पास आती है और वो कह देती है कि जल्दी से जल्दी एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करो और उसमें तुम्हें ही सबको बताना होगा कि तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, और हाँ ये भी बताना कि तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो। और ये सब कहकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि अब तो वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो तो जिया के पास पहुंच जाता है, जहां पर जिया उसको बहुत सुनाने लगती है और कहती है कि देखो मेरी फ्रेंड का तुम्हारी वजह से ये हाल हुआ है, ना तो तुम उसकी लाइफ में आते और ना ही वो रिम उसके पीछे पड़ती। बट अभी ग्यू हाओ उसको समझाता है और कहता है कि ये चिल्लाने का वक्त नहीं है, हमें मिलकर कुछ करना होगा। पहले तो हमें वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर चिन को रखा हुआ है। अब वहीं पर रिम ने वो कैमरा इंस्टॉल किया हुआ था जिसमें वो लाइव देख रही थी, जिसमें बेचारी हमारी हीरोइन तो रस्सियों से बंधी पड़ी होती है।
वहीं दूसरी तरफ रिम ने ही सारे रिपोर्टर्स को बुला लिया था और एक कॉन्फ्रेंस भी रखवा ली थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि ग्यू हाओ तो अभी कुछ नहीं करने वाला, इसीलिए मुझे ही कुछ करना होगा। अब जैसे रिपोर्टर्स आते हैं तब तो वहाँ पर बिल्कुल खलबली मच गई। वो कहने लगी कि अभी ग्यू हाओ आएगा और आपको सारी बातें कंफर्म कर देगा कि मेरी उसके साथ बहुत जल्दी ही एंगेजमेंट होने वाली है और वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है। अब रिम यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर जिया की एंट्री हो जाती है और वो आते ही रिम को बहुत मारने पीटने लग जाती है, जिसके चक्कर में रिम का फोन भी नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से वो सोच रहे थे कि कहीं यहाँ पर जिन को सब देख न ले कि मैंने ही उसे किडनैप कर लिया है। खैर ये तो यहाँ पर किसी को पता नहीं लगता, लेकिन जिया यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में सबको बता देती है कि इसने मेरी बेस्टी को किडनैप किया है और ये जबरदस्ती ही ग्यू हाओ से शादी करना चाहती है। लेकिन यहाँ कोई भी रिपोर्टर्स उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जिया के पास कोई भी सबूत नहीं था जो वो कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर सबको दिखा सके। और बस इसी का फायदा उठाकर रिम वहाँ पर सिक्योरिटी वालों को बुलाती है और उसको धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकलवा देती है। अब वो एकदम से अपना फोन उठाती है और सोचती है कि शुक्र है यहाँ पे किसी ने नहीं देखा कि जिन को मैंने ही किडनैप किया है। अब रिपोर्टर्स को वहाँ पर बैठे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, लेकिन ग्यू हाओ वहाँ पर आ ही नहीं रहा था, इसीलिए वो लोग गॉसिप करना शुरू कर देते हैं कि क्या ग्यू हाओ सच में ही रिम से शादी करने वाला है या फिर नहीं, कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रही है और बस हमारा टाइम वेस्ट किए जा रही है। लेकिन फाइनली थोड़ी देर के बाद ही हमारे हीरो की भी वहाँ पर एंट्री हो जाती है और उन सब की गॉसिप जो चल रही थी उनको भी ग्यू हाओ चुप रहने के लिए बोल देता है। अब जैसे ही वो रिपोर्टर्स के सामने आकर खड़ा होता है, रिम तो बस उससे चिपक कर ही खड़ी हो जाती है, लेकिन ग्यू हाओ ने तो उसको एकदम से दूर कर दिया और सारे रिपोर्टर्स को ये भी बता दिया कि मेरी कोई शादी रिम से नहीं होने वाली है और ना ही हमारी कंपनी इनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट डील कर रही है, इसीलिए आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी यहाँ से चले जाएं। अब इतना कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन पीछे पीछे गुस्से में रिम भी चली गई और कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है ये सब ड्रामा करने के बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगी, अब देखना मैं उसके साथ क्या क्या करती हूँ। बट यहाँ पर ग्यू हाओ को कहता है कि पहले तुम्हें अपने कैमरे को अच्छे से देखना चाहिए। जैसे ही वो उसमें देखती है तभी वहाँ पर जूहान की एंट्री हो जाती है और बस उसको देखकर वो तो शौक ही रह गई कि ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया। वो तो अभी तक यही सोच रही थी कि वैसे भी जहाँ पर जिनको मैंने छुपा कर रखा हुआ था वहाँ तक तो कोई नहीं पहुँच सका, आखिर तुम लोगों को इस जगह का पता ही कैसे चला। अब बेचारी रिम की शक्ल तो देखने वाली होती है, तभी ग्यू हाओ उसको सारी बातें बताने लगा था। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब लोग एक साथ बैठे हुए थे और इन्होंने उस डॉगी को जिनकी शर्ट स्मेल करा दी और बस अब इनकी स्मेल पावर तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए वो डॉगी उनको उसी जगह पर लेकर चला जाता है जहाँ पर जिनको रखा हुआ था। अब वो लोग उस बिल्डिंग तक पहुँच तो चुके थे, लेकिन फिर उनको याद आता है कि हमें जिन को बचाने से पहले रिम का ध्यान भटकाना होगा, इसीलिए वो सीधा जिया को कॉल लगाते हैं कि तुम जल्दी से जाओ और रिम का ध्यान भटकाओ ताकि वो अपना फोन न देख सके। और यही वजह थी कि जिया ने आते ही उसका हाथ पकड़ा था और उसका फोन नीचे गिरा दिया और बस यही मौका पाकर हमारा हीरो तो वहाँ पर सारे गुंडों के साथ लड़ जाता है। वहीं जूहान भी उसका साथ दे रहा था और इन दोनों ने मिलकर हमारी हीरोइन को बचा लिया। लेकिन इसको छुड़ाने के बाद भी वो जिन को समझाता है और कहता है कि अभी थोड़ी देर के लिए तुम्हें और प्रिटेंड करना होगा कि तुम यहीं पर बंदी पड़ी हो और उन गुंडों के साथ ही हो, पहले मुझे रिम को समझाना है। अभी कुछ देर के लिए तुम्हें और प्रिटेंड करना पड़ेगा जैसे कि तुम रिम के कब्जे में ही हो, मुझे थोड़ा काम निपटाना है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अभी फिलहाल ये सारी बातें ग्यू हाओ रिम को ही बता रहा होता है कि तुमने क्या समझा था कि तुम ही सिर्फ मास्टरमाइंड हो और सब कुछ सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और अब तो वो रिम को यहाँ पर वार्न भी कर देता है कि आइंदा से मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा, इसके बाद मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करने वाला और देख लेना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब उसको वार्न करने के बाद ग्यू हाओ तो वहाँ से चला जाता है। वहीं पीछे बेचारे रिम तो लटका हुआ सा मुंह लेकर रह गई थी और बस यही सोचे जा रही थी कि मैंने इतना सब कुछ भी किया लेकिन इसके बावजूद भी मैं ग्यू हाओ को नहीं पा सकी। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आज हमारी हीरोइन जिनका बर्थडे है लेकिन अभी तक उसको किसी ने भी विश नहीं किया होता, इसीलिए वो बेचारी बहुत ही ज्यादा सैड लग रही थी। अभी वो फिलहाल अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और जब उसका काम निपट जाता है और वो बाहर जाने लगती है तभी सामने हमारा हीरो तो केक लिए हुए खड़ा था। अब वो आते ही जिन को बर्थडे विश कर देता है और उसने तो काफी अच्छा सा सेलिब्रेशन किया हुआ था। यहाँ पर उसके सारे दोस्त भी आ चुके थे और सब लोग अब उसको बर्थडे विश कर देते हैं। अब सब लोग मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और वहीं पर जिन अपने बर्थडे पर विश मांगने लगती है, लेकिन इससे पहले ही ग्यू हाओ उसके सामने रिंग ला कर रख देता है और उसको शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है।
अब ऑब्वियसली ना करने की तो कोई वजह ही नहीं थी, इसीलिए हमारी हीरोइन एकदम से हाँ कर देती है और साथ में ग्यूहाओ की मॉम भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो भी यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं करती और उनको देखकर वो काफी ज्यादा खुश भी थी और साथ में इन्होंने सबके सामने अनाउंस भी कर दिया था कि यही मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी। वो यही कहती है कि जहाँ मेरे बेटे की खुशी होगी उसमें ही मैं खुश हो जाऊंगी, इसीलिए वो उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। अब मॉम की ये सारी बातें सुनकर ग्यूहाओ और चिन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर ग्यूहाओ चिन को किस कर लेता है और इन दोनों के इसी स्वीट से मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।